हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएनटी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन एंड एडवांटेज ऑफ डीसी एंड एसी। तो चलिए देखते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो देखते हैं, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट डायरेक्ट करंट यानी कि एकादिश धारा। नंबर सेकंड हमारी प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एकादिश धारा यानी कि डायरेक्ट करंट को, वह करंट या वोल्टेज जो अपनी दिशा तथा आकार नहीं बदलती, क्या कहलाती है? डायरेक्ट करंट। डीसी करंट या वोल्टेज कहलाती है जो अपनी दिशा एंड आकार नहीं बदलती है, उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। इसे सेल, बैटरियां तथा जनरेटर डीसी पैदा करते हैं। यानी कि हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है? सेल से प्राप्त हो सकती है, बैटरियों से प्राप्त हो सकती है एंड जनरेटर से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, डीसी करंट के हमारे क्या क्या सोर्सेज हैं? सेल, बैटरियां एंड जनरेटर। अब इसके यूजेस पढ़ते हैं। डीसी के यूजेस हैं, क्या क्या उपयोग हैं। तो डीसी हमारी कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, देखते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा डीसी सीरीज वाउंड मोटर, ट्राम, रेलवे क्रेन तथा लिफ्ट आदि चलाने के लिए अति उत्तम रहती है, मतलब बेस्ट रहती है। वाउंड मोटर, ट्राम, रेलवे क्रेन तथा लिफ्ट, इसके चलाने के लिए क्या होती है? बेस्ट रहती है हमारी डीसी करंट। नंबर सेकंड देखते हैं, बैटरी चार्जिंग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि के लिए डीसी ही प्रयोग की जाती है। बैटरी चार्जिंग के लिए एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सी करंट यूज की जाती है? डीसी करंट। थर्ड नंबर है हमारा सर्च लाइट तथा सिनेमा प्रोजेक्टरों में आर्क लैंप डीसी पर चलाए जाते हैं। सर्च लाइट तथा सिनेमा प्रोजेक्टरों में आर्क लैंप जो होते हैं किससे चलाए जाते हैं? डीसी से चलाए जाते हैं। नंबर फोर्थ है हमारा आर्क वेल्डिंग के लिए डीसी प्रयोग की जाती है। जो हमारी आर्क वेल्डिंग होती है उसके लिए हम किससे करते हैं? उसको डीसी से करते हैं। नंबर 5 है हमारा सभी रेले, टाइम स्विच तथा सर्किट ब्रेकर से ही कंट्रोल किए जाते हैं। जो हमारी जितनी भी रेले हैं, टाइम स्विच तथा सर्किट ब्रेकर्स हैं, वो किससे कंट्रोल किए जाते हैं? डीसी से कंट्रोल किए जाते हैं। नंबर 6 है हमारा रोलिंग मिलों में, पेपर मिलों में, मतलब जो हमारी पेपर मिलें होती हैं आदि में, जहाँ अच्छी स्पीड, मतलब हमें जहाँ बेटर स्पीड कंट्रोल चाहिए होता है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? डीसी मोटरों का ही यूज़ करते हैं। तो हमारे ये 6 यूजेस हो गए किसके? डीसी मोटर के। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? सेकंड है हमारा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, एसी मोटर। तो देखते हैं कहाँ कहाँ हमारी एसी यूज होती है। अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज वह करंट है या वोल्टेज है जो अपनी दिशा तथा आकार बदलती रहती है। यानी कि जो हमारी डीसी थी वो अपनी दिशा एंड आकार नहीं बदलती, और जो हमारी एसी करंट है अपनी दिशा और आकार बदलती रहती है और इसी प्रकार साइकिल बनाती रहे। हर साइकिल में 2 आधे साइकिल माने जाते हैं, मतलब जो हमारा हर साइकिल है उसमें हाफ साइकिल माना जाता है। एक पॉजिटिव दिशा में तथा एक निगेटिव दिशा में, जैसा कि हम आगे चित्र में दिखाएंगे आपको। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट यानी कि ये हमारा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी वेव बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है ग्राफ में? आपको हाफ निगेटिव एंड हाफ पॉजिटिव ऐसे करके वेव बनाते हुए हमारी एसी करंट चलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो हमने AC एंड DC पढ़ लिया है, समझ में आया। AC क्या होता है, वो अपनी दिशा एंड आकार बदलती रहती है, और DC हमारी दिशा और आकार नहीं बदलती है। अब हम AC के DC पर क्या क्या लाभ हैं ये देख लेते हैं, क्या क्या हमें प्रॉफिट है AC के DC पर, ये देख लेते हैं। आजकल सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की 95% एनर्जी AC में ही पैदा की जाती है। जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जितनी भी, उसकी 95% एनर्जी किसमें, AC में पैदा की जाती है और वितरित की जाती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो देखते हैं कैसे। नंबर फर्स्ट है हमारा, DC की उपेक्षा AC कहीं अधिक पैदा की जाती है, मतलब जो हमारी DC करंट है उसकी कंपेयर में AC करंट ज़्यादा पैदा की जाती है, यानी कि बनाई जाती है। तो जो हमारी AC करंट है वो कितने हज़ार, 33,000 वोल्ट तक है, जबकि वहाँ पे DC करंट क्या है, केवल 650 वोल्ट है। नंबर सेकंड हमारा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफार्मर द्वारा मन चाहा बढ़ा सकते हैं। जो हमारी AC करंट है उसको हम ट्रांसफार्मर से क्या कर सकते हैं, जितना मन चाहा उतना बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जबकि DC के वोल्टेज को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है और घटाने से बिजली का खर्चा अधिक होता है। जो हमारी DC करंट है उसको क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है और घटाने से क्या होता है, बिजली का खर्चा क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर थर्ड है हमारा, AC में वोल्टेज को ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ाने में करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब AC में हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ट्रांसफार्मर से बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाता है, करंट हमारी कम हो जाती है, जिससे किसी दी हुई दूरी के लिए DC की अपेक्षा कम तांबा में, जो हमारा तांबा है, कम तांबा काम में लाया जाता है, जिससे खर्चा बचता है। मतलब जब तांबा कम यूज होगा तो क्या होगा, खर्चा बचेगा। जब तांबे की तारें पतली होंगी, अधिक वोल्टेज और कम करंट की वजह से, तो खंभे आदि भी पतले होंगे, जिससे और खर्चा क्या होगा, हमारा कम होगा। क्योंकि तांबे की तार काफ़ी कॉस्टली रहती हैं, तो जब तारें पतली होंगी तो क्या होगा, हमारा खर्चा भी कम आएगा। खंभे भी पतले होंगे, जैसे क्या होगा, हमारा खर्चा कम आएगा। सप्लाई के दूसरे सिरे पर फिर ट्रांसफार्मर लगाकर वोल्टेज कम करने से करंट बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारी बिजली सस्ती पड़ती है हमें। नंबर 4 है हमारा, स्थिर स्पीड कार के लिए AC इंडक्शन मोटरें DC मोटरों की अपेक्षा बहुत अच्छा काम करती है। जो हमारी AC इंडक्शन मोटरें होती हैं वो DC की कंपेयर में बहुत अच्छा काम करती है। AC मोटरों की मरम्मत भी बहुत कम होती है, मतलब जो हमारी AC मोटरें होती हैं वो अच्छी भी होती हैं, तो उनकी मेंटेनेंस भी बहुत कम करानी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, AC में AC जनरेटर, मतलब जो हमारे AC जनरेटर होते हैं वो बहुत बड़े बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो DC जनरेटर होते हैं वो बड़े नहीं बन सकते हैं। उनको अधिक स्पीड पर चलाने में कोई खतरा, जो AC जनरेटर होते हैं उनको बड़ा बना भी सकते हैं हम और अत्यधिक स्पीड में चला भी सकते हैं, उससे हमें कोई खतरा नहीं रहता। जबकि DC के जनरेटरों को बड़े नहीं बन सकते और कम्यूटेटरों आदि की वजह से अधिक स्पीड पर भी चलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे 5 पॉइंट पढ़ लिए कि AC के DC पर क्या लाभ हैं। अब हम देखते हैं DC के AC पर क्या लाभ है। नेक्स्ट देखते हैं हमने पहले पढ़ा AC के DC पर क्या लाभ है, अब हम पढ़ेंगे DC के AC पर क्या लाभ है। तो चलिए देखते हैं। चाहे AC के कितने भी लाभ क्यों ना हो, फिर भी हम DC को कम करके नहीं आंक सकते हैं। मतलब AC के हमारे कितने भी बेनिफिट्स क्यों ना हो, लेकिन हम जो DC पावर सप्लाई है हम उसको भी कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि इसके भी बहुत लाभ हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो DC के अलावा चल ही नहीं सकती है, मतलब हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो DC के अलावा चल ही नहीं सकती, मतलब AC से नहीं चल सकती हैं डायरेक्ट। तो अब हम देखेंगे DC के लाभ, यानी कि DC के क्या क्या प्रॉफिट्स हैं। तो सबसे पहला प्रॉफिट है हमारा, ट्रैक्शन के काम के लिए सीरीज मोटर का शुरू का टार्क अधिक है। नंबर सेकंड है हमारा, बैटरी को चार्ज करने के लिए तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किसका यूज होता है, DC का। तो इससे हमारा क्या होता है, इसका हमारा प्रॉफिट है DC से।
थर्ड नंबर है हमारा सिनेमा प्रोजेक्टरों में आर्क लैंप के लिए। कहाँ पे? जो सिनेमा में हमारे प्रोजेक्टर लगते हैं जिन पे हम मूवी देखते हैं, तो उससे क्या वो जो आर्क लैंप लगे होते हैं उनके लिए किसका यूज होता है? हमारे डीसी पावर सप्लाई का यूज़ होता है। नंबर 4 है हमारा एलिवेटर और प्रिंटिंग मशीनों में वेरिएबल स्पीड मोटरों के लिए। जो हमारी प्रिंटिंग मशीनें होती हैं ना, उन पे स्पीड के लिए वेरिएबल स्पीड मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए किसका यूज होता है? डीसी का। इन सब के लिए डीसी की ज़रूरत होती है, लेकिन पहले एसी पैदा करके फिर इसे डीसी में बदल देते हैं। मतलब पहले एसी हम लाते हैं, इसके बाद हम उसको क्या करते हैं? डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे डीसी एंड एसी में डिफरेंट क्या क्या डिफरेंट होते हैं, ये पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी एसी करंट है एंड ये डीसी करंट है। चलिए देखते हैं एसी में। इसकी पोलैरिटी लगातार परिवर्तित होती रहती है और इसकी पोलैरिटी स्थिर रहती है। नंबर 2 है हमारा सर्किट में बहने वाली करंट कैसे ज्ञात करते हैं? इसका फॉर्मूला लिखा है। तो इसका क्या होता है? I = V/Z = ये इसका फॉर्मूला हो गया। एंड इसका क्या होता है? I = V/R, यानी कि सर्किट में बहने वाली करंट, इसका क्या होता है? I = V/R। नंबर 3 है हमारा पावर सर्किट के पावर फैक्टर पर ये निर्भर करती है। जो हमारी एसी करंट होती है पावर सर्किट के पावर पर निर्भर करती है। एंड जो डीसी करंट होती है, डीसी में पावर निम्नलिखित अनुसार ज्ञात की जाती है। कैसे? W = V/I। एंड इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है एंड इसका फॉर्मूला ये है। नंबर 4 है हमारा, ये फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। एसी मशीनें सस्ती होती हैं और इन्हें कम से कम देख रेख की आवश्यकता होती है। और जो हमारी डीसी मशीनें होती हैं वो क्या होती हैं? महंगी होती हैं, इन्हें अधिक देख रेख की आवश्यकता होती है। मतलब जो हमारी एसी मशीनें होती हैं वो सस्ती भी होती हैं और इन्हें ज़्यादा देख रेख की भी आवश्यकता नहीं होती है। और जो हमारी डीसी मशीनें होती हैं ये महंगी भी होती हैं, प्लस इन्हें ज़्यादा देख रेख की मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। नंबर 5 हमारा एसी मोटर की स्पीड नियंत्रण बहुत कठिन है, डीसी मोटर की स्पीड नियंत्रण बहुत सरल और व्यावसायिक है। मतलब जो हमारी एसी मोटर होती हैं उनको हम उनका कंट्रोल इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी डीसी मोटर होती है हम उनको बहुत ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 6 है हमारा एसी को आसानी से और व्यावसायिक तौर पर डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। जो हमारी एसी करंट है उसको हम अपने व्यावसायिक तौर पे व्यावसायिक यूज़ के लिए डीसी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। डीसी को एसी में बदलना कठिन है। जो हमारी डीसी करंट है उसको हम एसी में नहीं बदल सकते, बहुत कठिन है। नंबर 7 है हमारा ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को आसानी से घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से इसकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डीसी की अपेक्षा अधिक सस्ती है। जो हमारी एसी है इसको क्या किया जा सकता है? जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर की सहायता से इसके वोल्टेज को आसानी से घटाया है बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से क्या होता है? इसकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डीसी की अपेक्षा अधिक होती है। डीसी वोल्टेज को इतनी आसानी से नहीं बदला या घटाया बढ़ाया जा सकता। मतलब जो हमारा डीसी वोल्टेज होता है उसको हम इजीली घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ना बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आप लोग एसी एंड डीसी में डिफरेंट पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाई हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ें और एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, कितनी इलेक्ट्रिकल डिग्रियों से एक साइकिल बनती है? कितनी इलेक्ट्रिकल डिग्रियों से एक साइकिल बनती है? तो हमारे 360 डिग्री है। नंबर 2 है हमारा पीरियोडिक टाइम्स के विषय में आप क्या जानते हैं? तो हमारा पीरियोडिक टाइम क्या होता है? एक चालक द्वारा एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक टाइम। यानी कि एक साइकिल है जो हमारा 360 डिग्री बना हुआ है, तो इसको क्या होता है? तो इसको पूरा 360 पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टाइम कहते हैं। नंबर 3 है हमारा फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है? तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड और पोलों की संख्या के समानुपाती होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड एंड पोलों की संख्या की क्या होती है?
समानुपाती होती है। भारत में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? भारत में फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल प्रति सेकंड है। 50 साइकिल प्रति सेकंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम मान यानी कि पीक वैल्यू। अधिकतम मान यानी कि जो हमारी हाईएस्ट पीक वैल्यू के विषय में आप क्या समझते हैं? तो जो हमारा एक मिनट, एक साइकिल, इसका आंसर क्या है? एक साइकिल के अधिकतम मान को उसकी पीक वैल्यू कहते हैं हम, यानी कि जो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है उसकी जो अधिकतम मान हाईएस्ट वैल्यू है उसको क्या कहते हैं? हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू यानी कि 360 डिग्री है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसका पीक वैल्यू कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अधिकतम मान किस लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू है किस लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि पीक वैल्यू किस लिए प्रयोग किया जाता है? अधिकतम मान यानी कि पीक वैल्यू करंट की आरएमएस वैल्यू तथा औसत मान निकालने तथा किसी भी प्राणी को झटके का मान पता करने में काम आता है। आरएमएस वैल्यू तथा औसत मान निकालने में तथा किसी प्राणी को झटके का मान पता करने में काम आता है हमारा पीक वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव तथा धारा के तत्कालीन मान से आप क्या समझते हैं? जो हमारा विभव होता है तथा धारा यानी कि करंट, उसके तत्कालीन मान से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है एक साइकिल में किसी भी स्थान पर किसी भी समय की ली गई वैल्यू उसकी उस समय की तत्कालीन वैल्यू होती है। मतलब जो हमारा एक साइकिल है तो किसी भी समय वैल्यू ली गई हो उसका उस समय की वो तत्कालीन वैल्यू होती है। जिस भी समय हम ले रहे हैं वो उस समय की क्या हो गई? तत्कालीन वैल्यू। हमने तत्काल उसको लिया, उस वैल्यू को नोट डाउन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्चतम मान तथा औसत मान में परस्पर पर क्या संबंध है? तो औसत मान, इसका फॉर्मूला होता है औसत मान इक्वल टू उच्चतम मान इंटू 0.636। ठीक है, हम इसको 636 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको यही पढ़ेंगे 0.636, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्युत धारा की आरएमएस मान से आप क्या समझते हो? तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस मान डीसी के उस मान के बराबर होता है जो किसी दिए हुए प्रतिरोध में तथा दिए हुए समय में अल्टरनेटिंग ऊष्मा उत्पन्न करे। नेक्स्ट है हमारा उच्चतम मान और आरएमएस मान में परस्पर क्या संबंध है? तो ये आरएमएस मान इक्वल टू 0.707 इंटू उच्चतम मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट है हमारा फॉर्म फैक्टर के बारे में क्या जानते हैं? इसका मान सिनुसोइडल वेव के लिए क्या होता है? तो इस आरएमएस मान अपॉन औसत मान टू इसका मान 1.11 होता है। कितना होता है? आरएमएस मान अपॉन औसत मान, इसका मान कितना हुआ था? 1.11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम्पियर मीटर या वोल्ट मीटर एसी के किस मान को नापता है? जो हमारा एम्पियर मीटर होता है एंड जो वोल्ट मीटर होता है वो किस मान को मापता है, यानी कि मेजरमेंट करता है किस मान की? तो ये किस नाप को मापता है? आरएमएस वैल्यू को नापता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा इंडक्टिव रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हैं? उसका चिन्ह क्या है? तो इंडक्टिव कॉइल्स का ओमिक मान क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। क्या होता है? ओमिक मान जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। उसका चिन्ह क्या होता है? XL। ये किसका चिन्ह है? इंडक्टिव रिएक्टेंस का, इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या है? चिन्ह है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? XL से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस से आप क्या समझते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस से आप क्या समझते हैं? उसका चिन्ह क्या है? तो ये हम अभी पढ़ चुके हैं। इंडक्टिव कॉइल्स का ओमिक मान इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है, उसका ओमिक चिन्ह क्या है? XL। नेक्स्ट हम देखते हैं
XC एंड XL के सूत्र बताइए, यानी कि इंडक्टिव कॉइल एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस का सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र ये लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए एंड इसे याद कर लीजिए। इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से ये एक है। तो एग्ज़ाम बहुत पूछा जाता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इम्पीडेंस क्या होता है सीरीज सर्किट में, इसका सूत्र बताइए, यानी कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला बताइए और ये क्या होता है ये भी। तो देखिए, यह एक डीसी सर्किट की कुल रेजिस्टेंस होती है। ये क्या होता है, डीसी सर्किट का कुल टोटल रेजिस्टेंस होता है। इसका सिंबल क्या होता है, जेड। किसका, इम्पीडेंस का सिंबल जेड होता है। इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं। सीरीज में इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जेड इक्वल टू, यानी कि इम्पीडेंस इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL XC का होल स्क्वायर। ये है, ये इसका फॉर्मूला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्योर रेजिस्टेंस व प्योर कैपेसिटिव सर्किट का जेड क्या होता है। तो रेजिस्टिव सर्किट में जेड इक्वल टू आर एंड कैपेसिटिव सर्किट में जेड इक्वल टू XC होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है AC सर्किट में ओम का नियम क्या है। तो ये हमारा ओम का नियम है, I इक्वल टू V/Z। कब है, AC सर्किट में, DC में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस किन बातों पर, जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है किन बातों पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसके सीधे अनुपात में निर्भर करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर सीधे अनुपात में निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में इंडक्टेंस कॉइल में से कौन सी कॉइल अधिक करंट लेगी, 0.1H या 0.2H। तो इसमें कौन सी, 0.1H। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कंडेंसरों में से कौन सा कंडेंसर अधिक करंट लेगा, 50 म्यूएफ या 100 म्यूएफ कैपेसिटी वाला। तो कौन सा अधिक लेगा, 100 म्यूएफ वाला अधिक करंट लेगा। नेक्स्ट हमारा 1H इंडक्टेंस व 10 म्यूएफ कैपेसिटेंस में कितनी पावर खर्च होगी। तो इसमें एक भी पावर नहीं खर्च होगी, यानी कि शून्य रहेगा। नेक्स्ट हमारा AC सर्किट में अधिकतम करंट की क्या शर्त है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इतने आज हमने इतना कुछ पढ़ा। आज मैंने जो पढ़ाया है सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और जितने सारे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कराए ये भी आप लोग क्वेश्चन आंसर भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।